हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग, जिनमें कुछ एक स्पेसिफिक वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि टीजीटी कमीशन हो गया, जेओए हो गया, क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया, या फिर अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो एचपीआरसीए के द्वारा कंडक्ट की जानी है, या फिर शिमला बोर्ड के पेपर वन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। बाकी इससे पहले हमने पार्ट 4 यानी कि 4 वीडियोस हैं ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अपने भाई बहनों के साथ हमारी वीडियोस को जरूर से शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाई यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था गुजरात के अहमदाबाद को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ एक बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली पहली साइट कौन सी थी, अगर आपसे साइट पूछा जाएगा, तब आप बोलोगे कि वो था आगरा का किला। कौन सा था? आगरा का किला। और आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था और यह भारत की पहली साइट थी। बट आपको फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पर साइट नहीं पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था भारत का पहला शहर, जो कि ऑप्शन बी में देख करके रखा है, जो कि था अहमदाबाद। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है, तो कंफ्यूजिंग से ही आपको यहाँ पर बचना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ एक पॉइंट्स बनते हैं कि भारत के ये जो पहला शहर था, इसको कब विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया था? तो इसको 2017 में दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की यहाँ पे बात आई है, तो यूनेस्को से कुछ एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आपको बहुत बार उन क्वेश्चंस को यहाँ पर बताता हूँ। तो वन बाय वन मैं आपको उन क्वेश्चंस को फिर से यहाँ पर रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले तो यूनेस्को की फुल फॉर्म, ये मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताई हुई थी, जो हमने पिछली मिक्स क्वेश्चंस की पार्ट नंबर 4 वाली वीडियो डिस्कस की हुई थी। तो वहां पर मैंने आपको यूनेस्को के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करवाया हुआ था। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अब यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। यूनेस्को यूनेस्को में भारत जो है तो कब जुड़ा था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो यूनेस्को में भारत जो है तो 1946 1946 में जुड़ा था और ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है फ्रांस के पेरिस में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन में कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे जब भी पूछा जाता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनेस्को के स्थल कहाँ पर हैं, तो कुछ एक बच्चे भारत जो है तो टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को के सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पर हैं, तो वो हो जाएगी इटली देश में। कहाँ पर है? इटली देश में। और कितनी है टोटल? तो वो है 60। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्थल जो है तो इटली देश में है और वो कितने हैं? 60। अब आपको अपने भारत का भी पता होना चाहिए। तो भारत में यूनेस्को की भारत में टोटल साइट्स कितनी है? तो वो है 43। और इन 43 को भी आपको कैटेगराइज करके पता होना चाहिए। जैसे कि इन 43 में जो 35 है वो जो है तो कल्चरल है, इनमें जो 7 है वो नेचुरल है, और इनमें जो एक बच जाती है तो वो है मिक्स। और ये एक मिक्स कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा, जो कि बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और कंचनजंगा कहाँ पर है? तो वो है सिक्किम में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब यूनेस्को की यहाँ पे बात आ ही गई है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 39वीं साइट, भारत की 40वीं साइट, भारत की 41वीं साइट, भारत की 42वीं और भारत की सबसे लेटेस्ट 43वीं साइट कौन सी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी भारत की 39 साइट आपसे पूछी जाएगी तो वह कौन सी थी? तो वो थी रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। शिव भगवान को यह समर्पित है और काकतीय वंश के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। अच्छा, भारत की 40वीं साइट कौन सी थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली? तो वो थी धौलावीरा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। अच्छा, भारत की 41वीं साइट कौन सी थी? तो वो थी शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और भारत की 42वीं साइट कौन सी थी? तो वो थी होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंट की अगर बात करेंगे, तो प्रेजेंट में मैंने आपको अभी बताया कि यूनेस्को की भारत में टोटल साइट कितनी है, तो वो है 43। अब ये 43, ये जो लेटेस्ट वाली है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जो
लेटेस्ट वाली है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोइदम। ये आपको ध्यान में रखना है। यह एक कब्रिस्तान है और ये कहाँ पर है? तो ये है असम स्टेट में और यह अहोम राजवंश से संबंधित है। तो 43वीं साइट कौन सी है? तो वो है मोइदम, जो कि असम स्टेट में है और अहोम राजवंश से यह संबंधित है। तो यूनेस्को से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो देखो आप सभी को पता होगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड यह किस क्षेत्र से संबंधित है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो वह है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी कि यह सिनेमा का अवार्ड है, या ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। ये आपको पता चल गया। अच्छा, सबसे पहली बार यह किसको दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहली बार यह जो है तो देविका रानी को दिया गया था, और कब दिया गया था? 1969 में ही दिया गया था। ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड यह पहली बार पहले मरणोपरांत कौन थे इसको हासिल करने वाले? तो पहले मरणोपरांत अगर पूछेंगे तो वो थे पृथ्वीराज कपूर, और पृथ्वीराज कपूर को 1971 में मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ था। यह सबसे पहले व्यक्ति थे मरणोपरांत हासिल करने वाले। ये आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, प्रेजेंट में हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है तो किनको मिला हुआ है? तो वो मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। किनको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। अब एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से जो है तो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती को प्रेजेंट में दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है, तो यह कौन से नंबर का इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनको 54वें नंबर का यह दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें मिलता क्या है? ये जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है, इसमें मिलता क्या है? तो इसमें एक तो स्वर्ण कमल मिलता है और 10 लाख रुपए मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया पूरे के पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो वह है दादा साहिब फाल्के अवार्ड। बट जब भी वर्ल्ड की बात आएगी तो विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो वो आप सभी को पता है, तो वो है ऑस्कर। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1929 1929 में जो है तो ऑस्कर की शुरुआत की गई थी। अच्छा, ये जो ऑस्कर अवार्ड है यह किसके द्वारा दिया जाता है? वो भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड है यह अम्पास के द्वारा दिया जाता है। अब अम्पास की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड? तो निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह कौन सा है? तो वह है काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कौन सी स्टेट में है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है मणिपुर स्टेट में। ये आपको पता चल गया। मणिपुर में भी आपको स्पेसिफिक लोकेशन ध्यान में रखनी है। यह मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। ये आपको पता चल गया। अब देखो ऑप्शन ए में, देखो ऑप्शन ए में देख करके रखा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र स्टेट में। उसी तरह ऑप्शन बी में है नागरहोल नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटक में। उसी तरह ऑप्शन डी में है बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो यह है मेघालय में। और मेघालय का ही आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, नोकरेक। तो एक तो नोकरेक हो गया और एक बाल पक्रम हो गया। ये कहाँ पर है? तो ये है मेघालय स्टेट में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी फैक्ट बता देता हूँ। राजस्थान की यहाँ पे बात कर देते हैं क्योंकि राजस्थान से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के कुछ एक टाइगर रिजर्व हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको वन बाई वन यहाँ पर बताऊंगा। आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। तो राजस्थान के टाइगर रिजर्व में जैसे कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, रामगढ़ विषधारी हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट धौलपुर करौली। कौन सा मैंने आपको बताया? धौलपुर करौली।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि धौलपुर करौली ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपको राजस्थान के कुछ एक टाइगर रिजर्व भी बता दिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मैं आपसे बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। और एक और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, हिमाचल में टोटल राष्ट्रीय उद्यान, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, वो भी आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो NHAI की स्थापना जो है तो कब की गई थी, तो वह की गई थी 1988 में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कब की गई थी 1988 में। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने कार्य करना कब शुरू किया था। तो इसने कार्य करना जो तो 1995 में शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और ये जो NHAI है, इसकी स्थापना हमने देख ली 1988। इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है द्वारका, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और भी क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें कौन बनाता है, तो वो बनाता है BRO। ये तो आप सभी ने सुना होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है तो पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें बनाता है। अब BRO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो भी न्यू दिल्ली में है। अब BRO मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आता है। और ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार बनता है। तो संभावना है कि आपके राज्य चयन आयोग में भी यह क्वेश्चन जो है तो बन सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है। तो 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को जो है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। और उस समय हमारे PM कौन थे, तो उस समय हमारे PM थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द करंट सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है। तो वर्तमान जनगणना की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है, तो ऑब्वियसली केरला का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब लिंगानुपात की यहाँ पे बात आई है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि लिंगानुपात होता क्या है। तो 1000 लड़कों पर लड़कियों की कितनी संख्या है, वो होता है लिंगानुपात। सबसे ज्यादा कहां पर है पूरे के पूरे भारत में, तो वो है केरला में। और केरला में टोटल लिंगानुपात कितना है, तो वो है 1084। ये आपको पता चल गया। अच्छा, ये तो हो गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर आता है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। अब वो यूटी कौन सा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है पुडुचेरी। और पुडुचेरी का जो है तो लिंगानुपात कितना है, तो वो है 1037 है। जिस तरह से क्वेश्चंस को देखो मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। यहाँ पर हमने देख तो लिया कि पूरे के पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है तो केरला का है। केरला का कितना है, 1084। बट कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि पूरे के पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है। तो सबसे कम कहाँ पर है, तो वो है हरियाणा स्टेट में। और हरियाणा में लिंगानुपात की संख्या कितनी है, तो वो है 879। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हम देख रहे थे पूरे के पूरे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, बट कई बार आपसे पूरे के पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत का लिंगानुपात कितना था। तो पूरे भारत की जब भी बात आएगी तो वो हो जाएगा 943 है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 943 है। और कई बार आपसे 2001 की जनगणना के अनुसार भी पूछा जाता है, तो उस समय हमारा लिंगानुपात कितना था, तो वो था 933 है। और कई बार आपसे जब हमारा भारत जो है तो स्वतंत्र हुआ था, तो 1951 का आपसे पूछा जाता है कि 1951 में भारत का लिंगानुपात कितना था, तो वो था 946 है, 946 है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चंस देखो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। तो हिमाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है और सबसे कम जो है तो कहां पर है, वो भी आपको नीचे कमेंट में मुझे बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टेब्लिश।
तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वह कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एक डेट मैं आपको ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ, 2005। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 2005 ऑप्शन होता है। जब भी आपके ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज की स्थापना कब की गई थी, और ऑप्शन में अगर 2005 दिया गया होगा, तो 2005 ही आपको टिक करके आना है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, स्पेसिफिकली आपको 2005 यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब वो क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि ये जो प्राइज था, इसकी शुरुआत मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में जो है तो 2005 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब इस प्राइज की शुरुआत मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में 2005 में हुई, तो यह पहली बार इस्माइल कादरी को दिया गया। और इस्माइल कादरी जो है तो कौन से देश से संबंधित है? तो यह अल्बानिया देश से संबंधित है। अब देश भी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो देश भी आपको पता होना चाहिए कि पहला मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इस्माइल कादरी को दिया गया था और यह अल्बानिया देश से संबंधित थे। अब दो क्वेश्चंस में आप और यहाँ पर कंफ्यूज होते हो। पहला क्वेश्चन आपसे जो है तो अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड पूछा जाता है, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है तो बुकर अवार्ड पूछा जाता है। तो जब भी भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात आएगी कि सबसे पहली बार किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया था, तो वो दिया गया था गीतांजलि श्री को। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये उनको दिया गया था 2022 में। और किसके लिए दिया गया था? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। बट जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार किस भारतीय को बुकर प्राइज दिया गया था, तो वो थी अरुंधति रॉय, जिनको 1997 में बुकर अवार्ड दिया गया था। और किन के लिए दिया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। तो ये आपको पता चल गया, जो भी आपका कंफ्यूजन था यहाँ पर दूर हो गया। जब भी बात आएगी कि किस भारतीय को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड, जब भी इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की बात आएगी, तो वो दिया गया था गीतांजलि श्री को। और जब भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल बुकर प्राइज की बात आएगी, किस भारतीय को पहली बार बुकर अवार्ड दिया गया था, तो वो हो जाएगी अरुंधति रॉय। ये आपको पता चल गया। अब प्रेजेंट में भी देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि प्रेजेंट में यानी कि 2025 में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किनको दिया गया है। ये नाम आपके एग्जाम में देखो पूछा ही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2025 में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है बानो मुश्ताक को। ये नाम आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा ही बनेगा। और ये जो बानो मुश्ताक है, यह एक कन्नड़ लेखिका है। कन्नड़ लेखिका है। अच्छा, इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना भी आपको पता होनी चाहिए। इनकी रचना है हर्ट लैंप। ये आपको पता चल गया। और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने की है? तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। दीपा भास्ती ने जो है तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा 2025 में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किनको मिला है, तो वो मिला है बानो मुश्ताक को। किनके लिए मिला है? हर्ट लैंप के लिए मिला है। और यह एक कन्नड़ लेखिका है। इनकी इस रचना के इंग्लिश ट्रांसलेशन किन्होंने की है? तो वह दीपा भास्ती ने की है। ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। एग्जामिनर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, तो हर तरफ से आपको यहाँ पर ध्यान में रख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो वह किनकी है? तो वह है युवराज सिंह की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह लिखी है युवराज सिंह ने। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह सौरभ गांगुली की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड, यह वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे, यह सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। बाकी सलमान रश्दी, इनकी कुछ एक इंपॉर्टेंट रचनाएं, कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। जैसे कि द रूम ऑन द रूफ हो गई, द ब्लू अम्ब्रेला हो गई, रोड्स टू मसूरी हो गई, मिड नाइट चिल्ड्रन हो गई। तो यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई कुछ एक पुस्तकें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करेंगे। जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको बस वही याद में रखना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, राज तरंगिणी, यह पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जो है तो किन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? और तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉर वॉर एंड पीस है, यह पुस्तक जो है तो किन के द्वारा लिखी गई है? वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।